एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबर साउथ साइड की है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रशंसा में तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के 8वीं कक्षा के छात्र ने 12-21 क्यूब्स का इस्तेमाल करके उनकी तस्वीर बनाई। प्रतिष्ठित विंग्स ऑफ फायर नायक को चित्रित करने वाली कलात्मक रचना ने सभी उम्र के लोगों से व्यापक सराहना हासिल की। एपीजे अब्दुल कलाम, जो अपने प्रेरक शब्दों और विकसित भारत को आकार देने के अथक प्रयासों के लिए जाने जाते थे, उनके निधन के बाद भी युवाओं के लिए वो प्रेरणा बने रहे। बता दें, छात्र अब्दुल्ला पंचपाया एक साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। डॉक्टर चिन्नाथुराई अब्दुल्ला और डॉक्टर रजिका के बेटे और रियाश मोहम्मद पचपाया के पोते अब्दुल्ला रामनाथपुरम नेशनल एकेडमी स्कूल में पढ़ते हैं। युवा लड़के के पास दिवंगत राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि देने का अलग तरीका उसने निकाला और अपनी मां डॉक्टर रजिका के प्रोत्साहन से वो अपनी रचनात्मक कोशिश में लग गया। पेकरम्पू रामेश्वरम में प्रतिष्ठित पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में अब्दुल्ला ने 12-21 क्यूब्स का उपयोग करके अग्नि मिसाइल के साथ डॉक्टर कलाम की छवि को उकेरने के लिए 4 घंटे लगाकर 12-21 क्यूब्स का इस्तेमाल करके उनकी तस्वीर बनाई। हालांकि 5 फीट ऊंची और 5 फीट चौड़ी आकृति सावधानी पूर्वक तैयार की गई। कलाकृति ने कलाम के सार को पकड़ लिया। कलाम के पोते शेख सलीम और उनके पूर्व वैज्ञानिक सलाहकार पोन राज ने अब्दुल्ला के काम की प्रशंसा की है। आगे बढ़ेंगे, जहां तेलंगाना के बिजली उपभोक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बीते दिन 50,000 करोड़ की सब्सिडी का लाभ दिया। तेलंगाना सरकार ने घरेलू, रोजगार और कृषि क्षेत्रों के 72 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को बिजली पर सब्सिडी के रूप में 50,000 करोड़ रुपए जारी किए। इस दौरान मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी से किसानों और मध्यम वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने बिजली कटौती पर काबू पा लिया है। बेंगलुरु में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और कर्नाटक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार 2 अगस्त को कांग्रेस के आलाकमान के साथ और कर्नाटक के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। वहीं 2024 को लेकर डीके शिवकुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप देना जरूरी है। मैं सभी नेताओं की जिम्मेदारी तय करना चाहता हूं और जल्द से जल्द उम्मीदवारों का चयन करना चाहता हूं। उम्मीदवारों को चुनने के लिए मानदंड तय करना जरूरी है, इसीलिए सभी कांग्रेस के नेताओं को बैठक के लिए दिल्ली बुलाया गया है। Yes, we have a political agenda. We have to finalize the plan of action for our parliament, how to go ahead with the parliament. I want to fix the responsibility for all the leaders for the parliament election and the ticket process. How the candidate has to be selected, what is that, whether any ministers, MLAs or anyone has to be in the field, who has to be responsible. We have to fix a criteria for that. So they have called all the senior leaders. Also, dissent in the party. Some leaders are not happy. Nothing. There is no dissent. There is no this one. Some of the leaders had given a request to call for a CLP because that day we had India meeting. That day all the national leaders of various parties had come. So we had to postpone that meeting. So CM thought that the next assembly session will be a little later. So let us call and discuss. After this meeting, myself, Chief Minister, we are calling all the district leaders after the Delhi meeting. We will sit. CM is also touring the state, important places where a lot of water logs and everything has taken place. And I will also be looking at all the irrigation projects areas after this Bangalore city issues. कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच पर अंतरिम रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है। सीबीआई के जांच पर रोक हटाने की याचिका खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट मेरिट पर सुनवाई कर मामले में फैसला दे। सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की ओर से
दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। आपको बता दें, कर्नाटक हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को शिव कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण इन दिनों अपने फिल्म ब्रो को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं। उनकी ये फिल्म 28 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। बीते दिन उनके फैंस ने एक थिएटर में त्योहार के तौर पर इसका जश्न मनाया। सुपरस्टार के फैंस इतने उत्साहित हो गए थे कि उन्होंने थिएटर स्क्रीन पर अभिषेकम डांस किया और स्क्रीन पर अभिनेता को देख पर्दे पर दूध डालकर उनका दुग्धाभिषेक भी किया। बाद में थिएटर मालिक के शिकायत पर स्क्रीन को नुकसान पहुंचाने के आरोप में पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी को लेकर निशाना साधा है। ओवैसी ने आदित्यनाथ की टिप्पणी को लेकर न्यायिक अतिक्रमण बताया। ओवैसी ने सोमवार को कहा, सीएम योगी जानते हैं कि मुस्लिम पक्ष के तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में एएसआई सर्वे का विरोध किया गया है और कुछ दिनों में फैसला सुनाया जाएगा, फिर भी उन्होंने इतना विवादित बयान दिया, ये न्यायिक अतिरेक है। देखिए, ये इसको कहते हैं मुख्यमंत्री इस बात को जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एएसआई सर्वे के बारे में मुस्लिम पक्ष ने उसकी मुखालिफत की है। वो आजकल में हाई कोर्ट जजमेंट देने वाली है और उसको देखते उन्होंने इस तरह का एक बयान दिया, कंट्रोवर्शियल बयान दिया। ये जुडिशियल ओवररीच है। दूसरी बात यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, जो 15 अगस्त 1947 को जिस समुदाय की मस्जिद थी, मंदिर थी, बौद्ध समाज की थी, ईसाई सिखों की, वो रहेगी। अगर वो ये कह रहे हैं तो फिर कई बौद्ध समाज के प्लेसेस ऑफ वर्शिप को बदल दिया गया 47 से पहले। आंध्रा डिस्ट्रिक्ट में जाइए आप, वहां पर है आज भी। क्या करेंगे वो? उसको भी चेक कराएंगे क्या? उनको पढ़ना चाहिए कि स्वामी विवेकानंदा ने उड़ीसा के एक बहुत बड़ी मंदिर के बारे में क्या कहा था। आप मुख्यमंत्री है, कानून को फॉलो करिए। आप कानून को फॉलो नहीं करना चाह रहे, वो मुसलमानों पर प्रेशर डालना चाह रहे, दबाव डालना चाह रहे हैं। जिस जगह पर 400 साल से मस्जिद है, आप वहां पर दबाना चाहते हैं। और आखिरी बात यह है कि मुसलमानों ने मथुरा में आज से 55-60 साल पहले हिंदू समाज के साथ एक एग्रीमेंट किया और उसको कोर्ट में एग्रीमेंट सबमिट किया, मगर उसके बावजूद भी लिटिगेशन खोल दिया गया उसका। तो ये सिर्फ इनकी कम्युनल पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है और एक जुडिशियल इनका जो है ये उसको क्या बोलेंगे आप, जुडिशियल ओवररीच है इनका, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उधर केरल सरकार ने पुलिस के शीर्ष अधिकारियों में बड़ा फेरबदल किया। राज्य के खुफिया प्रमुख टीके विनोद कुमार को डीजीपी के तौर पर पदोन्नति दी गई है, क्योंकि मौजूदा डीजीपी रैंक के अधिकारी टोमिन जे थाचनकारी आज रिटायर होने वाले हैं। वहीं एडीजीपी मनोज अब्राहम वीएससीबी निदेशक कुमार की जगह खुफिया प्रमुख बनेंगे। वर्तमान में जेल विभाग के प्रभारी डीजीपी रैंक के अधिकारी के पद्म कुमार अग्निशमन और बचाव सेवा विभाग के नए प्रमुख बनाए गए हैं। तमिलनाडु के त्रिची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। कस्टम ऑफिसर ने 47 जीवित अजगर और 2 छिपकलियों की तस्करी करने के आरोप में मलेशिया के एक यात्री को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने यात्री के पास से एक ट्रॉली बैग से 47 जीवित अजगर और 2 छिपकलियों को बरामद किया है। यात्री को हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार शख्स का नाम मोहम्मद मोइदीन बताया जा रहा है। तेलंगाना में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने जयशंकर भूपालपल्ली जिले के बाढ़ प्रभावित मुरांचापल्ली गांव का दौरा किया और कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ से मरने वालों के परिवार को 3 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दे रही है। उन्होंने बाढ़ में बहे लोगों के परिवार के सदस्यों सहित ग्रामीणों से बातचीत की।
वहीं किशन रेड्डी ने उल्लेख किया कि केंद्रीय टीमें राज्य में बाढ़ से संबंधित नुकसान का आकलन करेंगी। उन्होंने खुलासा किया है कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया और वित्त में 900 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध है, जिसमें 75% धनराशि केंद्र सरकार को आवंटित की गई है और 25% राज्य सरकार की हिस्सेदारी से है। किशन रेड्डी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी उन्हें मोरचान पल्ली गांव का दौरा करने का निर्देश दे रहे थे, जो हाल ही में भारी बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय टीमों को तेलंगाना में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने का आदेश दिया है। मोरंचापल्ली की अपनी यात्रा के बाद किशन रेड्डी ने वारंगल में रंगमपेट, भद्राद्री, टैंक बंड, एसआर, काशीबुगा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों, एनुमा, मुला मार्केट और बीआर नगर का दौरा किया। उन्होंने इन दौरों के दौरान बाढ़ से हुए नुकसान का निरीक्षण किया है। इस साल तेलंगाना में बहुत बड़ा जो नेचुरल कैलेमिटी के अंदर बरसात ज्यादा गिरने के कारण बहुत गांव आज पानी के अंदर डूब गए हैं। गरीब लोग, किसान बहुत नुकसान हो गए। गांव में जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पूरा पानी के अंदर चले गए। जो पशु थे, पशु पूरा पानी के अंदर बरसात में चले गए। वैसा ही पूरे क्रॉप भी खराब हो गया। इस विषय पर प्रधानमंत्री जी के आदेश पर हमारा पार्टी की तरफ से अलग अलग पूरी टीम्स तेलंगाना भर में घूम रही। जो हम केंद्र सरकार के द्वारा पैसे दिए गए लगभग 1000 करोड़ रुपए तेलंगाना सरकार के पास है, स्टेट डिजास्टर फंड का। उस फंड पैसा खर्च करके जो फ्लड इफेक्टेड एरिया में जो भी गरीब परिवार हो, किसान हो, जो भी तेलंगाना का जनता हो, जो भी सफर हो रहे, उनको उस पैसे खर्च करके प्राइमरी में उनको रिलीफ एक्टिविटी में हेल्प करना चाहिए। इसीलिए मैं आज तेलंगाना सरकार भी अपील किया गया, जो भी फ्लड में अलग अलग जिलों में इफेक्ट हुआ है उसको तुरंत तेलंगाना सरकार पैसे खर्च करना चाहिए। तेलंगाना सरकार भी खुद का पैसा खर्च करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी सरकार जो पैसे दिए गए वो तेलंगाना सरकार के पास है, वो भी खर्च करना चाहिए। तमिलनाडु में बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने तिरुवदनई में एन मन एन मक्कल पदयात्रा का आयोजन किया। बता दें, मक्कल पदयात्रा में बीजेपी के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। इसके साथ ही मक्कल पदयात्रा में प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया था, ताकि पदयात्रा के दौरान शांतिपूर्ण माहौल रह सके। तेलंगाना में बीआरएस नेताओं ने टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी की टिप्पणियों के खिलाफ उप्पल निर्वाचन क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही बीआरएस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रेवंत रेड्डी का पुतला भी जलाया और जमकर नारेबाजी की। उधर चेन्नई में अयोध्या आर्य वैश्य चैरिटेबल ट्रस्ट ने बुमिदी बंगारू ज्वेलर्स परिवार के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया। बता दें, सम्मान समारोह में बंगारू ज्वेलर्स परिवार के सभी सदस्य शामिल हुए। वहीं अयोध्या आर्य वैश्य चैरिटेबल ट्रस्ट ने सभी को प्रपत्र देकर सम्मानित किया है। तमिलनाडु के मदुरै में कलाझागर मंदिर में एक नया मॉड्यूलर किचन खोला गया। बता दें, किचन खुलने के बाद मंदिर परिसर में आने वाले भक्तों ने दर्शन पूजन के बाद मॉड्यूलर किचन के व्यंजनों का लुत्फ उठाया है। चवन यात्रियों के साथ त्रिची शारजाह एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान संख्या 613 को
तकनीकी कारणों से तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर एहतियाती लैंडिंग करनी पड़ी। फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस प्रवक्ता ने कहा कि तिरुचिरापल्ली और शारजाह के बीच उड़ान भरने वाली उड़ान IX 630 ने एहतियातन तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंडिंग की है। उड़ान भरने के बाद तकनीकी खराबी के कारण ये फैसला लिया गया। एयरलाइन ने स्पष्ट किया है कि यह आपातकालीन लैंडिंग नहीं थी। इससे पहले 23 जुलाई को दुबई जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक उड़ान में भी तकनीकी खराबी देखी गई थी। इस कारण फ्लाइट को तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। इसके बाद यात्रियों के लिए वैकल्पिक उड़ान की सुविधा दी गई है। तेलंगाना के हैदराबाद में तेज रफ्तार कार NTR मार्ग के हुसैन सागर के पास डिवाइडर से टकराने के बाद पेड़ से जा टकराई। बता दें कि गाड़ी में 3 लोग सवार थे। तेज रफ्तार गाड़ी के ड्राइवर ने नियंत्रण खोने के कारण गाड़ी पेड़ से टकरा दी। कार की टक्कर होते ही गाड़ी के सुरक्षा गार्ड एयरबैग खुल गए और गाड़ी में बैठे सभी लोगों को गंभीर चोट लगी है। पुलिस अधिकारी ने यह बताया है कि छानबीन में पाया गया है कि दुर्घटना के समय चालक नशे की हालत में था। तमिलनाडु के मदुरै में तेज रफ्तार लॉरी ने बेकाबू होकर टोल प्लाजा पर एक कार में टक्कर मार दी। हादसे में टोल प्लाजा के एक कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई और कार में सवार 2 यात्री और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पुलिस ने कहा कि लॉरी का ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस ने लॉरी को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। तो तेज रफ्तार लॉरी ने कार में टक्कर मार दी और हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। वहां पर इनका इलाज चल रहा है। लॉरी का ब्रेक फेल होने की वजह से ही यह हादसा हुआ है। तो तमिलनाडु के मदुरै से यह हादसे की खबर सामने आ रही है और वाहन क्षतिग्रस्त हो चुका है। तेज रफ्तार लॉरी ने कार में टक्कर मारी। तमिलनाडु के मदुरै में एक कार और कंटेनर ट्रक की जबरदस्त टक्कर हो गई। वहीं हादसे में कम से कम 4 लोगों की जान चली गई है। मदुरै जिले के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मदुरै जिले के तिरुमंगलम के पास एक कार और कंटेनर ट्रक की टक्कर के बाद दुर्घटना में 4 लोगों की जान चली गई। इससे पहले तमिलनाडु के मदुरै में मस्तानपट्टी टोल प्लाजा के एक कर्मचारी के तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई थी। फिलहाल पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश के एलुरु में कथित जमीन विवाद में एक व्यक्ति ने एक महिला की आंखों में मिर्च झोंकने के बाद उस पर चाकू से हमला कर दिया। बता दें, हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। आनन फानन में महिला को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है। पुलिस ने कथित जमीनी विवाद मामले में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।